नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ एमसीक्यू चैलेंज। सबसे पहले मैं तुमको वीडियो का ना थीम बता देता हूं। मैं तुम्हारे लिए 20 एमसीक्यूज लेकर आया हूं एंड दीज एमसीक्यूज आर ऑफ एग्जैक्टली सेम लेवल दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर मैथ्स एक्चुअल बोर्ड एग्जाम। अब तुमको करना क्या है, ये वीडियो को देखने से पहले तुमको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। तुम लोगों को इन्हीं 20 एमसीक्यूज की पीडीएफ अटैच्ड मिलेगी, वहां पर उस पीडीएफ को डाउनलोड करना। ये 20 सवाल पहले खुद से बनाने हैं। वे 20 एमसीक्यू जब तुम बना रहे होगे तुम साइड में टाइमर ऑन कर दोगे। तुम लोगों को खुद को जज करना है कि यार ये 20 एमसीक्यूज में कितने टाइम में सॉल्व करके आ पाया। 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, जितना भी टाइम लगता है तुमको वीडियो पे वापसी आना और कमेंट में लिखना है कि सर मेरे को इतना टाइम लग गया। बिना शर्म के प्लीज जो भी तुम्हारा जितना भी तुमको टाइम लगा तुम कमेंट बॉक्स में आके लिख देना। अब तुमको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तुमको देखना है कि सर इन 20 सवालों के लिए क्या अप्रोचेस लगा रहे हैं। तो तुम लोगों को कुछ नई अप्रोचेस सीखने को मिलेंगी, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेंगी। फिर मैं तुमको बताऊंगा बीच बीच में कि यार ये ना एक ऐसा रिजल्ट है जिसपे सीबीएसई बहुत रिपीटेडली सवाल पूछती है, तो वो रिजल्ट मैं तुमको डायरेक्टली मेमोराइज करने के लिए बोलूंगा। उससे होगा क्या, जैसे ही उस रिजल्ट पे सवाल आएगा तुरंत बनेगा। और अगर जो मैं तुमको यहाँ पे अप्रोचेस सिखा रहा हूं अगर तुमको हेल्पफुल लगती है ना, तो प्लीज इसका पार्ट 1 जाकर भी जरूर देखना। एंड ये प्रैक्टिस अगर तुमने बोर्ड एग्जाम तक फॉलो कर ली, जैसे तुम सैंपल पेपर लगाओगे तो तुम ये अप्रोचेस जो मैं तुमको सिखाऊंगा इन पे तुम थोड़ा सा और काम करोगे, तो सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर तुमको अपने एमसीक्यूज में टाइम कम होता हुआ दिखाई देगा। और जब तुम अपने एक्चुअल बोर्ड के पेपर में बैठोगे ना, मैथ्स के बोर्ड के पेपर में, तुम कम से कम टाइम में विद 100% एक्यूरेसी एंड बेस्ट अप्रोचेस 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करके आ पाओगे। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं। पहला सवाल क्या कह रहा है अपना, देखो जब भी सवाल पढ़ो, मैंने ये पहले पार्ट में भी तुमको टिप दी है, डेटा को बहुत प्यार से अपने दिमाग में बिठाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो। किसी भी सवाल की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती कि तुमको 1 मिनट लग जाए पढ़ने में। आराम से पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स इज 1:27। देन रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द टू क्यूब्स इज, मैंने तुमको पहले वाले पार्ट में भी बताया था, जब भी ऐसा रेशियो का सवाल आता है ना, एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, तुम लोग उसी चीज पे फोकस करा करो जिससे फर्क पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 क्यूब्स है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो सर साइड का क्यूब करना होता है। तो यहां पर पहले वाला जो क्यूब होगा उसकी साइड का क्यूब होगा बटा जो दूसरा वाला क्यूब होगा। तो यहां पर सर ये ना क्यूब्स का रेशो दिया हुआ है, जो क्यूब है उनकी साइड का ही क्यूब्स का रेशो दिया हुआ है। तो अगर मेरे को साइड्स का रेशो निकालना है तो इसी को सीधा सीधा मैं क्या बोल दूंगा, क्यूब रूट मार दूंगा। अब मेरे को चाहिए सरफेस एरिया का रेशो, टोटल सरफेस एरिया का रेशो, और टोटल सरफेस एरिया में 6a² आता है। 6 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, मेरे को a² से फर्क पड़ता है। तो मेरे को a1² / a2² चाहिए और ये a1/a2 है। तो मतलब आंसर और कुछ नहीं, इसका स्क्वायर ही होगा। दैट इज 1:9 इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने तुमको समझाया तो इतना टाइम लगा, वरना ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा और इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। अगला सवाल देखो, अगेन फोकस करना है किससे चेंज हो रही हैं चीजें। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है, आर सेम, वॉल्यूम सेम है दोस्तों, ठीक है। पाई r1² h1 इक्वल्स पाई r2² h2 ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठ गया। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 1:3। हाइट्स का रेशियो ये है। देखो यार, अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे डाल देता हूं, दोनों वॉल्यूम्स को, अब मैं कैसे सोच रहा हूं प्लीज इसको थोड़ा सा देखना। अगर मैं दोनों के वॉल्यूम्स को ऊपर नीचे डालता हूं तो मेरे को पता है कि मेरे को 1:1 मिलेगा। अब ऊपर मेरा पाई है, नीचे मेरा पाई है, वो कटना ही है। जो चीज ऊपर नीचे सेम होती है ना, उसको आप बिल्कुल ही कंसीडर मत करो। आपको पता है यहां पर r1 का स्क्वायर आएगा, h1 आएगा, नीचे r2 का स्क्वायर आएगा, h2 आएगा। तो उसने हाइट का रेशो ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ है। तो एक तरीके से कुछ 1/3 चल रहा है और आपको एंड में 1/1 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे 3/1 ही चाहिए होगा ना। और ये आएगा कहां से, रेडियस के रेशो से, रेडियस के स्क्वायर के रेशो से। तो अब ये 3/1 क्या है, r1/r2 का होल स्क्वायर है। आपको चाहिए क्या, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियन। तो r1/r2 चाहिए, इसको रूट मारो, आंसर आएगा 1। समझ पा रहे हो? अगर ये चीज चमक गई ना तुमको, फिर तो तुम ऐसे सवालों को फोड़ दोगे। अगले सवाल की तरफ चलो। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इफ एंगल ए इक्वल्स एंगल क्यू, यानी कि 50 डिग्री है और आपको दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो।
मैंने तुमको पहले भी बताया है, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर इस टाइप का सवाल आए ना तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगा दो अगर तुम डायग्राम बनाने के चक्कर में पड़ोगे। नहीं, सीधा सीधा ना नेमिंग करो फटाफट। पहले वाले ट्रायंगल को कैसे भी लिख लो और अब दूसरा वाला ट्रायंगल गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखो। ए के बगल में आएगा क्यू, मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा क्यू। ए बी और क्यूपी साथ लेना है। ए बी है तो यहां पर क्यूपी हो जाएगा और यहां पर आर हो जाएगा, गेम खत्म। फटाफट से देख लो, निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है। एंगल बी मेरा एंगल पी के बराबर होगा, नहीं दिया होगा कोई बात नहीं, तो मेरा एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल आर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 50 हो गया, ये हो गया 60, बचा हुआ क्या हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर इज सी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाई। वरना तुम लोग कैसे करोगे इस सवाल को, तुम लोग ट्रायंगल बनाओगे ए बी सी पी क्यू आर, फिर तुम लोग यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज को मेंशन करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। बेस्ट अप्रोच है फटाफट से पहले वाले ट्रायंगल को एबीसी की तरह लिख लो, दूसरा वाला ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन फटाफट से ऑर्डर कर लो और आंसर निकाल दो। देखो अब जो तुमने पहले पार्ट में सीखा ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, याद होगा तुमको, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल है ना, 2 से 3 सवाल तुम्हारे 10th के पेपर में ऐसे आते हैं जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का तुमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होते हुए दिखाई देगा। देखो अभी 3 squares are based on sides of a right angle triangle. The area of the 2 smaller ones are, मतलब जो आपकी परपेंडिकुलर और बेस है उस पे ये दोनों स्क्वायर्स बने हुए हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द थर्ड वन। तो खुद देखो यार, जब तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब तुम इन तीनों साइड्स पे पकड़ के चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ चाहे स्क्वायर बनाओ, देखो उसमें साइड का स्क्वायर ही यूज होगा। जैसे तुमने मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसको पकड़ के यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तुमको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मैं बोल देता हूं c है, तो इसका एरिया क्या होगा √3/4 a स्क्वायर। मैं तुमको ये ट्रायंगल वाला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सेम सवाल ट्रायंगल के हिसाब से भी आ सकता है। ये क्या है √3/4 c स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा √3/4 b स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज को ध्यान रखना, जब तुम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करोगे ना, √3/a² प्लस √3/4 a स्क्वायर प्लस √3/4 b स्क्वायर, √3/4 कॉमन लोगे तो तुमको अंदर a² प्लस b स्क्वायर मिलेगा जो c स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी तुम ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को पकड़ के उस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, 2 लोगों का सम आपको तीसरे वाला जो बड़ा वाला होता है ना उसके बराबर मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। तो अब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, अगर 225 और 400 है तो मेरा जो बड़ा वाला स्क्वायर होगा वो इन दोनों का सम ही तो होगा, और स्क्वायर का तो एरिया भी क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर। तो ये मान लो आपका बेस है, तो इन शॉर्ट ये बेस का स्क्वायर है, और ये मान लो आपका परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। थर्ड वाला जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही तो होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 625, आपका आंसर आएगा डी। समझे? चल, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एकदम डायरेक्ट होंगे, प्लीज उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, टाइम मत लगाना। ऐसे सवाल आएंगे जहां पर आपको सीधा सीधा अपना थ्योरी का रिजल्ट यूज करना है। थीटा 45 डिग्री है तो यहां पर सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा √2, तो 2√2 मेरा आंसर आएगा। मैंने किया और आगे बढ़ा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपके पेपर में 50% सवाल ऐसे ही होंगे, 50% में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहां पर जो मैं अप्रोचेस सिखा रहा हूं, जिस तरीके से सोचना सिखा रहा हूं, वो काम आएगा। देखो इस वाले सवाल में कैसे तुम लोगों को सोचना है। अब क्या बोल रहा है, 32 अगर रिमूव कर दिया मैंने इस डेटा से, डेट से नहीं, इस डेटा से, डेट तो भाई ना तुम जा पा रहे हो ना हम जा पा रहे हैं ना, देन मीडियन विल बी। तो मीडियन के लिए आपको पता है कि यार ऐसा डिस्क्रीट डेटा हो तो या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए। ये ऑलरेडी ही आपको दिख रहा है कि एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। तो टोटल आपको यहाँ पे 4 और 5 9 लोग दिख रहे हैं, तो पहले आपका मीडियन रहा होगा ये। जैसे ही आप 32 को हटा लोगे, आपको यहाँ पे ज्यादा पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है। 8 लोग बचे हैं, इन दोनों का मीन एवरेज ही होगा, 16 हो जाएगा। तो 17 से 16 हो गया, यानी कि डिक्रीज बाय 1। डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तुमको। इस वाले सवाल को देखो अगेन,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट देखो, साइन एक्स मेरे को 3/5 मिला तो मेरे को पता चल गया मेरा ट्रायंगल 3 4 5 ऐसा दिख रहा है। कॉस वाई मेरे को 12/13 मिला तो मेरे को पता है कि यहां पर मेरा 5 12 13 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। प्लीज यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके टाइम मत वेस्ट करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम बचाना है। तो tan x क्या हो जाएगा, अगर मेरा sin x 3/5 है तो बेटा ये आपका 3 हो गया, ठीक है, और नीचे वाला आपका क्या हो गया 4, तो 3/4 प्लस cos y आपका 12/13 है तो tan y क्या हो जाएगा 12/13 है ना, तो आपका tan y हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसको लिख लो आप 9/12, 9 + 5 14, 14/12 यानी कि 7/6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट। इस सवाल को देखो, ज्योमेट्री का सवाल है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल्स ए सी, ठीक है जी, एंड डी बी इक्वल्स डी सी, तो एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी बताना है। वैसे तो सिमेट्री से ही पता चल रहा है, लेकिन कैसे सोचूंगा अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा कि यार ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है तो ये इसके बराबर हो गया, और जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ये इसके ये भी आइसोसेलेस है तो नीचे वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब तुमको इन्हीं दोनों में तो रिलेशन बताना था, तो इक्वल्स में से अगर इक्वल्स निकालोगे तो इक्वल ही तो मिलेंगे, तो आंसर 1:1 आएगा। और सिमेट्री से भी तुमको पता चल रहा है कि आंसर 1:1 होगा। अगला सवाल देखो, देखो अगेन सोचने का तरीका समझना, मजा आएगा इस सवाल को। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं प्लीज अप्रोच करो। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन का मतलब होता है जो ना सारा ये ऊंच नीच का जो पापड़ा है ना, ऊंच नीच का जो भेद है ना, ये खत्म कर देता है और सबको एक इक्वल लेवल पर लाके खड़ा कर देता है। मीन का मतलब होता है इक्वलाइजर। कि ये जो 100 लोग हैं ना, इनका शायद एक्चुअली मार्क्स कुछ और आए होंगे, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हो हर स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए। मीन ये काम करता है कि जो आप यहां पर देख पा रहे हो ना, यही नंबर आप हर डेटा की जगह रख सकते हो, तो जो आपको सम मिलेगा ये 40 × 100, यानी कि आपका सम क्या आएगा 4000। यही सम आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का भी होगा। मीन का कॉन्सेप्ट ये कहता है। लेटर ऑन इट was discovered that a score of 53 was misread as 83। तो होना ये चाहिए था, हो ये गया। Then the correct mean will be, यानी कि 30 की गड़बड़ हुई है ना, 53 से 83 30 की गड़बड़ हुई है। गड़बड़ किस में हुई होगी, टोटल सम में हुई होगी, बताओ यार, हाँ या ना। तो अगर पहले सम s रख दिया होगा तो अब मेरे को s - 30 रखना है। और मैंने क्या बोला, मीन क्या है, इक्वलाइजर। तो आप सबको ना 40 की तरह देखो। अब आपको ये जो 30 का नुकसान झेलना है, ये इन 100 लोगों में ही तो बांटना पड़ेगा। अगर सबको इक्वली रखना है, आपको करेक्ट मीन बताना है, यानी कि वो एक वैल्यू बतानी है जो सबकी जगह रख सकते हो। अभी आप 40 रख रहे थे, अब आपने देखा कि 30 का घाटा मेरे को सबको देना है, तो 30 का घाटा अगर 100 में बटेगा तो एक में कितना जाएगा, 0.3 ना, तो 40 से 39.7 मेरा आंसर हो जाएगा। बिना फॉर्मूला यूज करे मैं वर्बली इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। आप लोग अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो देख लेना, लेकिन अगर जो मैंने ये अप्रोच सिखाई है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है तो टाइम लगा है, लेकिन इस अप्रोच को अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हो और आपको चमक जाती है ना, ये सवाल आप वर्बली 15 से 20 सेकंड के अंदर करके आगे बढ़ जाओ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, देखो इस सवाल में तो मैं तुम्हारा दिल ही जीतने वाला हूं, ठीक है, दिल ही जीतने वाला हूं। इसको कन्वेंशनल तरीके से करके चल देख लेना, 1 मिनट से ऊपर लगेगा। अब यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये अगर तुमको चमकने लगेगा ना कॉन्सेप्ट, तो इसको बहुत प्लीज आराम से यूज करना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मेरे को पता है कि यार मेरा सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यहां पर a + a n रहेगा कुछ, ठीक है, n की वैल्यू मेरे को बतानी है, मेरा फाइनल आंसर 636 आने वाला है। ये मैं तुमको समझा रहा हूं ताकि तुम्हारी अप्रोच डेवलप हो, ये वाली, इसको बोलते हैं मल्टीपल वाली अप्रोच, कि मैं मल्टीपल के थ्रू ही क्वेश्चन को फोड़ सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा a क्या है, 9 है, an क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा तो होल नंबर ही ना, जैसी तुमको सीरीज दिख रही है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर a + an का सम कुछ होल नंबर ही आएगा, वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा अभी, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको एक होल नंबर ही मिलने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ये 2 को यहाँ भेज दो, तो आप बोलोगे n और जो भी ये ब्रैकेट में आएगा, विच आई डोंट नो, शुड बी इक्वल टू 1272।
तो आप सिंपल सी बात बताओ, अब n की खोज कर रहे हो तो n का कोई मल्टीपल ही तो ये होने वाला है। तो मतलब आप देख लो फटाफट से ऑप्शन में से कि यार 1272 किस से डिवाइड हो रहा है, क्या 13 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने बताया है ऐसी अप्रोचेस ना आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगी 90-95% ऑफ द चांसेस। तो यहां पर आप देखो 13 से डिवाइड होगा क्या, आप लोग देख पाओगे कि सर 130 होता है, उससे पहले 117 होता है, तो 102 नहीं हो पाएगा। क्या 11 से ये डिवाइड होगा, सर 11 1 तो 1 17, फिर यहां पर दोबारा से 11 और 6 2 नहीं होगा सर। क्या 14 से डिवाइड होगा क्या ये, तो 14 के लिए आप बोलोगे सर 140 से 14 घटाऊंगा 126, और 1 2 नहीं हो रहा सर, सिर्फ और सिर्फ 12 से डिवाइड होगा। ये आंसर इज डी। ठीक है, इसको मल्टीपल वाला प्रोसेस बोलते हैं। ये मैं आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चन में भी लगा के दिखाऊंगा, जहां पर आप ना बस ये चेक करते हो कि यार आंसर मेरा इसका मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शंस देखो फटाफट से और तुम लोग तुरंत सवाल को फोड़ सकते हो। ये वाला सवाल का ट्रिक तो यार बहुत जगह इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको भी तुम्हारे प्यारे सर ने ही चालू किया था 2022 में। अगर ऐसा सवाल आता है कि पैरेललोग्राम के तुमको वर्टिसेस दिए हुए हैं और उसमें से फिर एक तुमको अननोन दे दिया, तो तुमको पता है कि तुमको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ए सी को पकड़ो और बी डी को पकड़ो और इनके मिड पॉइंट्स को कंपेयर कर दो। अब कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इस 2 को लूंगा ही नहीं, इज्जत ही नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा 6 और 9 का जो सम होना चाहिए वही 8 और पी का होना चाहिए। 6 और 9 का सम 15 है, तो 8 में क्या जोड़ूं कि मेरे को 15 मिल जाए, तो आप बोलोगे 7 जोड़ दो भाई साहब, सवाल खत्म। ठीक है, चल एक और सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल 0 इज 4, एक रूट इसका 4 है, while the equation this has equal roots then value of q is। सवाल को पढ़ते वक्त, पहली बारी पढ़ते वक्त जितनी भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है ना वो प्लीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आपको दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का एक रूट आपका 4 है, फटाफट से यहां पर आपकी कैलकुलेशन चालू हो जानी चाहिए। 16 प्लस 12 सर 28 होता है, राइट साइड में भेजोगे -28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4p आएगा, तो p की वैल्यू मेरी -7 आ रही है सर। अब यहां पर अगर -7 रख दोगे और इसके इक्वल रूट से, तो आपको q की वैल्यू बतानी है। अब देखो x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल रूट्स हैं, तो सम अगर देखोगे तो वो दो बराबर नंबर का ही होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों के दोनों नंबर सेम है। तो अल्फा प्लस अल्फा की तरह ही सोचोगे। तो यहां पर -7 आ रहा है, मतलब सम तुम्हारा क्या आ रहा है 7, माइनस बी बाई ए लगा के। ये कब होगा, जब तुम्हारा अल्फा और अल्फा यानी कि दोनों इक्वल रूट से हो जाए। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई 49/4, जो कि क्यू के बराबर ही आएगा, q/1। तो आंसर इज ए। बिना किसी फॉर्मूला के, जबरदस्ती के, मैंने सवाल को बहुत आसानी से 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। ऐसी अप्रोचेस, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप नंबर्स के साथ लिटरली खेल रहे हो। मैंने इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से यूज किया है। इक्वल रूट्स, तो मेरे को -7 दिखा यहां पर p की जगह, तो मेरे को पता है सम 7 होगा। सम 7 होगा तो ऐसे दो नंबर चाहिए, इक्वल नंबर चाहिए जिनका सम 7 हो, मतलब 7/2 7/2, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 49/4 आएगा, और वही मेरा q के बराबर है। सवाल खत्म, मजा आ जाएगा। अगर तुम्हारा दिल, अभी तक मैंने 90% जीता है, इस सवाल के बाद तुम बोलोगे सर मैं दीवाना हो गया आपका। आराम से देखना, 3 ducks and 2 ducklings weigh 32 kg। डेटा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ऐसे सवाल आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में भी बहुत आते हैं। 4 ducks and 3 ducklings weigh 44 kg। यहीं पर ही मेरी आंखें चमकी कि इसने एक डक ऐड किया और एक डकलिंग ऐड करी, तो मेरा टोटल वेट कितना बढ़ गया 12 kg। यानी कि सर एक डक प्लस एक डकलिंग, डकलिंग को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, ये 12 kg के बराबर है। All ducks weigh the same and all ducklings weigh the same. What is the weight of the 2 ducks and 1 duckling? सबसे पहले तो आंसर मेरा 12 से बड़ा आएगा, और तुमको बाकी सारे ऑप्शंस ना 12 से बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो तुम्हारा सेफेस्ट बेट है तुम ए मारो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं इस अप्रोच को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करता हूं,
क्योंकि और भी मैं तुमको यहाँ पर और चीजें चमका देता हूँ। तुमको पता है कि एक डक और एक डकलिंग का वेट 12 केजी है। और अब यहाँ पे देखो इसी डेटा को दोबारा से प्लीज देखो, 3 डक हैं और यहाँ पर क्या है, 2 डकलिंग है। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि यहां से एक डक को बाहर फेंको, एक डक को बाहर फेंको, तो 2 डक और 2 डकलिंग हो जाएंगी, जिनका वेट क्या हो जाएगा, 24 केजी। एक डक और एक डकलिंग का ये है, तो 2 डक और 2 डकलिंग का क्या हो जाएगा, 24 केजी। बचा हुआ 8 कौन देगा, ये एक डक देगा। तुमको यही तो बताना था ना, 2 डक और 1 डकलिंग, इसमें एक डक का वेट तो ऐड करना, तो 8 ऐड करो, आंसर आएगा 20। डेटा की खूबसूरती को समझो, डेटा बनाया ही इसलिए ऐसा गया है ताकि तुम ये सब चीजें ऑब्जर्व करके बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब सिंपल है, जहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि यार मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर लेता हूं ना, उसमें बेस्ट क्या होता है कि अपना कैलकुलेशन में टाइम बचाओ स्मार्टली। जैसे मेरे को पता है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, रेशो बताना है मेरे को कि क्या रहेगा। एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट होगा तो मेरे को पता है y 0 होगा, डायरेक्टली मैं y को ही टारगेट करूंगा। y को टारगेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे बच्चों की तरह ना सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सेक्शन फॉर्मूला को विजुअलाइज कर लो क्रिस क्रॉस मेथड से। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है मैं सिखा रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना प्लीज, ठीक है। तुमने एक लाइन सेगमेंट ले ली, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ये तुम्हारा y2 हो गया, ठीक है। और कोई सा भी पॉइंट है जो तुमको निकालना है x, y, जो कि मान लो ऐसा m/n में डिवाइड कर रहा है। तुमको लगाना कैसे है, क्रिस क्रॉस मेथड है, ठीक है। तुमको कुछ नहीं पकड़ना, तुमको क्या करना है, m को इसके साथ पकड़ो, n को इसके साथ पकड़ो और इनका सम नीचे डाल दो। ये तुमको फॉर्मूले की टर्म्स में याद नहीं करना है, विजुअलाइज करना है। फिर इसी के साथ इसके साथ गेन करो, इसके साथ गेन करो और ऐड कर दो। बात समझ आई। अब मेरे को y कोऑर्डिनेट से मतलब है, मतलब मैं यहां पे y से खेलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, रेशो क्या मान लेता हूं मैं, k:1 मान लेता हूं ऐसे सवालों में। तो एक यहां पर ना k:1 लिख दो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। तो अब मैं क्या करूंगा, k को -7 के साथ लूंगा और 1 को 4 के साथ लूंगा। अब मेरे को अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए 0, तो डिनोमिनेटर में क्या है, मेरे को फर्क पड़ता है क्या उससे, यही चीज तो मेरी 0 होनी चाहिए न्यूमरेटर। क्या बोला, जहां पे फॉर्मूला लगा भी रहे हो स्मार्टली लगाओ। मैं डिनोमिनेटर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा आंसर 0 आएगा, तो मतलब न्यूमरेटर ही 0 बनेगा। तो कब बनेगा, जब तुम्हारी k की वैल्यू हो जाएगी 4/7। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस कैन हैव। हर सवाल को ना ऐसा एकदम ब्रूटल एनर्जी से नहीं, कुछ कुछ सवाल ना बहुत सहजता से भी सॉल्व हो जाते हैं। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ये एक स्क्वायर टर्म है, ये 0 या तो 0 से बड़ी ही रहेगी फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अभी हम रियल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन यहां पर 4 है, कभी भी 0 हो सकती है क्या, क्योंकि जीरोस की बात तो जब भी होगी ना जब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन 0 जाएगी, वैसी x की वैल्यूज, तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता भाई साहब, आंसर आपका 0 आ जाएगा। कभी कभी सवाल को सॉल्व करना चालू करना भी अपराध होता है, ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो अगेन कॉमन सेंस, अ टावर ऑफ हाइट 24 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर एंड एट द सेम टाइम अ गर्ल ऑफ हाइट 1.8 मीटर कास्ट अ शैडो। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द गर्ल। तो भाई हाइट अगर 24 थी, आप लोग कैसे करोगे सर, 24/50 है ना, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, विल बी इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय x। x ही मेरा आंसर होगा सर। तो यहां पर मैं x निकाल लेता हूं। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे एकदम बच्चों की तरह, सर 50 गुना 1.8 डिवाइडेड बाय 24। अब यहां पर भी वो क्या बोलेंगे, सर एक काम करता हूं 50 को ना मैं 100/2 लिख देता हूं, है ना, उससे क्या होगा मेरा 100 और 1.8 मल्टीप्लाई होके मेरे को 180 दे देगा। और सर मैंने जो 2 लाया है वो मैं नीचे ऐसा कर देता हूं तो ये 48 हो जाएगा सर। मैंने बोला ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, अब वो बोलेगा सर कि 48/180 के बारे में सोचता हूं अगर मैं, तो मेरे को दोबारा से फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब वहां पर जो मेहनत करी वो दोबारा से वो काट रहा है एक तरीके से। लेकिन बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये सर 90/24 हो जाएगा सर, फिर अब 12/45 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, 45 और 12 दोनों 3 से जाते हैं सर, ये 3 4 हो जाएगा और 3 ये 15 हो जाएगा सर।
तो सर कहीं ना कहीं पे अब मेरा आंसर मेरे को दिख रहा है कि 15/4 3.75 होता है सर, तो 3.75 मेरा आंसर आ जाएगा। बुलशिट, बुलशिट। मैंने क्या बोला, तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए सवाल को इस तरीके से पढ़ो कि तुमको सारी हिडन इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। जैसे ही मैंने देखा ना सवाल को, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मेरा अगर हाइट ये था तो मेरी शैडो ये है, मतलब शैडो मेरी 2 गुना से भी ज्यादा है, 48 से ज्यादा है। तो मेरी यहाँ पर अगर 1.8 है और ये अपने आप ही तुमको चमकने लगेगा, टेंशन मत लो। 1.8 है तो मेरा आंसर 3.6 से तो बड़ा ही होने वाला है। बाकी 3 ऑप्शन में 3.6 से छोटी वैल्यूज है, आंसर इज ए। समझे? ये तुमको कहीं और किसी YouTube चैनल पर दिख जाए इस तरीके की अप्रोचेस, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये जब क्वेश्चंस और ये सब अप्रोचेस तुम लोगों को सिखाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है तो पार्ट 1 जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी तो ये ऐसा फेज चल रहा है जहां पर आपको 100 में से 80-85 टीचर्स हेल्प कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको हर कोई अच्छा मार्क्स स्कोर करवा देगा, कोई बड़ा टास्क नहीं होता है। बड़े प्यार से आप 70-75 प्लस, और आपका अगर किस्मत अच्छी रही, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपसे बन गए, प्रेशर आपने हैंडल कर लिया, तो 80 आउट ऑफ 80 भी बहुत बच्चे ले आते हैं। टास्क चालू होगा उसके बाद, अगर आपको मैथ्स परस्यू करनी है, वहां पर आपको सिर्फ मैं काम आऊंगा, वो 80 में से 79 लोग अपने आप छट जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव ग्रुप बना रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैं आज ही रात में कम्युनिटी पे डाल दूंगा यूट्यूब के, और इसमें बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होंगी। इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पर्पस क्या रहेगा, आपके स्कॉलरशिप में जो आप आगे अपना स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले हो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स का, पीडब्ल्यू का होता है, एलन का होता है, श्री चैतन्य का होता है, आकाश का होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा आपका 50,000 से लेके 2 लाख रुपए आपके सेव करवा सकता हूं, लिख के दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ आगे तक बने रहते हो। आपको 10th से 11th में जो ट्रांजिशन करना होता है, जेई फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आप जब इनिशियल क्लासेस में जाके बैठोगे, आपका मास्टर सोच रहा होगा कि यार ये बच्चा मेहनत करके आया है, क्योंकि स्टार्टिंग की 10-15 क्लासेस में ही 50% कंपटीशन हट जाता है, क्योंकि बच्चों के सर के ऊपर से जाती हैं चीजें, तो बच्चे कोप ही नहीं कर पाते, हार मान जाते हैं और स्कूल लेवल पर पढ़ने लगते हैं। आपके साथ वैसा नहीं होगा। तो इस एक्सक्लूसिव ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा जल्दी, प्लीज चैनल पर बने रहना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स है, तो टैन थीटा की वैल्यू बतानी है। अगेन एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ सवालों का ना ऐसे करा करो कि रिजल्ट आपको दिमाग में है, फटाफट से कैलकुलेशन करी, सॉल्व हो गया। सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट के साथ भी चलता है। ये आता कहां से, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी को अगर आप ब्रेक करते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखते हो, तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स है, तो मैं ये लिखूंगा नहीं, मेरे दिमाग में चलेगा। सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा 1/x। मेरे को टैन थीटा चाहिए, तो मेरे को इन दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, उससे सेक मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। टैन थीटा डबल हो जाएगा, तो 2 टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 1/x के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मेरा टैन थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/2x, x स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है यार, पॉल्यूशन इतना है ना दिल्ली में। एक तो इन द ट्राइंगल एबीसी, AB 24 है, BC 10 है, AC 26 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको 2 से 3 सवालों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखेगा अपने एग्जाम्स में, इसलिए पार्ट 1 देख लेना। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या, मेरे को याद है गगन सर ने बताया था कि सर कुछ ऐसा 5, 12, 13 करके ट्रिपलेट होता है, और इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। तो मेरे को दिखा ये 12 का सेकंड मल्टीपल है, ये 5 का और ये 13 का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इक्वेशन पक्का ठीक है। मेरे को यहाँ पे बच्चों की तरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि ये फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे पाइथागोरस थ्योरम में। If in two triangles their corresponding angles are equal, then the triangles are similar. तो AA या ट्रिपल A वाला क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। चलो, in figure O is the center of the circle, PQ आपका chord है and PT आपका tangent है, at which makes an angle of 50 degree with PQ। तो आपको एंगल POQ बताना है, ठीक है, ये वाला सेंट्रल एंगल बताना है बच्चा। तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है, डायग्राम में ही मैं सारा का सारा गेम कार्यक्रम कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो अगर ये 50 है आपका, तो ये हो जाएगा 40,
अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40। कैसे सर? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। ये 40 है, ये 40 है, 80 हो गया तो बचा हुए को 100 होना पड़ेगा। आंसर है सी। ठीक है। In the given figure, two tangents AB and AC are drawn to a circle with center O such that angle BAC equals 120 degree। तो आपको बताना है कि OA किसके बराबर होगा। OA किसके बराबर होगा यही बताना है। 2AB 4AB मतलब AB की टर्म्स में मेरे को आंसर देना है, लेंथ ऑफ टैंजेंट की टर्म्स में मेरे को आंसर देना है। और यहाँ पे बहुत ही इजी है, अगर आपने कुछ रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं इस तरीके का केस बनता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 120 है दोस्तों तो ये वाला पोर्शन 60 हो जाएगा सॉरी, और ये वाला पोर्शन भी 60 हो जाएगा। मेरे को AB की टर्म्स में देना है आंसर, तो मैं इसी वाले ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं। अब खुद देखो, अगर ये भाई साहब 60 हैं, आपको क्या करना है, OA को AB से रिलेट करना है। तो कौन सा आपका टी रेशो यहां पर यूज होगा, कौन सा टी रेशो यूज होगा? देखो ये वाला एंगल पकड़ लूंगा 60, ये वाली साइड और ये वाली साइड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये मेरा 90 डिग्री है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की क्लैरिटी लाया करो, अगर ऐसा कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। तो मेरे को दिख रहा है सर ये वाला एंगल पकड़ रहे हो तो मतलब सर ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो मैं cos 60 यूज कर लेता हूँ। cos 60 मेरा और कुछ नहीं AB बटे OA हो जाएगा। cos 60 क्या होता है सर, 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 मेरा AB बटे OA हो गया। तो सर OA और कुछ नहीं है, ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये, अगर मतलब आपने ऐसे सवाल नहीं करे हैं तो प्लीज आराम से इस सवाल को करना। चलो भाई, यहां पर मैं आज के लेक्चर को करता हूं एंड। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत सारी चीजें, वो डक और डकलिंग्स वाला तो भाई मेरा फेवरेट था, मतलब उससे तो मैंने आपका दिल जीत ही लिया होगा। एक्सक्लूसिव ग्रुप की इंफॉर्मेशन ट्राई करूंगा आज ही मैं आपको डाल दूं। मैं सोच रहा हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे ना बना के ना टेलीग्राम पे ही एक क्लोज्ड ग्रुप बनाऊं, क्योंकि आप सारे के सारे टेलीग्राम पे मौजूद हो मैंने देखा है। तो और व्हाट्सएप पे ना उतना शायद फिर ऑफिशियल तरीके से ना बच्चे जुड़ भी नहीं पाते हैं। वहां पर थोड़ी बहुत इनफॉर्मल चीजें होने लगती हैं और हो सकता है कि आप ही आपस में एक दूसरे के साथ बकीती करने लगो, गप मारने लगो और जो एक्चुअल पर्पस है वो बीट हो जाए। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ही बनाऊंगा। दैट वुड बी बेटर आई थिंक। मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसके बाद 11th में भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेरा चैनल है 11th का, मैं आपको एंड में बता दूंगा। 17 फरवरी को फोड़ कर आना है। सबसे पहले 17 फरवरी को अपने को पहले फोड़ कर आना है। उसके बाद आगे की तैयारी भी किस तरीके से चलेगी, जेई फाउंडेशन हो या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट हो, आपके सारे के सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स के कैसे फोड़ोगे वो मुझ पे छोड़ दो। सारी चीजें प्लान है, पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।